हो गई, डिटर्जेंट हो गया, सोप्स हो गए। हाउ डू यू डील विथ वैल्यूएशंस है मार्केट शेयर और मार्जिन्स का? मैं चाइना के चॉपस्टिक पेनिट्रेशन को अंडर पेनिट्रेशन बोल के इंडिया में स्टोरी नहीं बना सकता। इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं, सरकार को रूरल स्पेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। इनके साथ दो इंटरेस्टिंग रिश्ता है हमारा। एक ये भी कलकत्ते के हैं, इनका नाम है तेजस शाह, और एशिया मनी में एक ज़माने में हमको भी कुछ अच्छे अवार्ड्स मिले थे। इनको मुझसे ज़्यादा एशिया मनी के अवार्ड मिले हुए हैं अमंग्स द बेस्ट एनालिस्ट्स इन इंडिया, और वो बहुत बड़ी बात है। तो इनका नाम है तेजस शाह। ये काम करते हैं अवेंडर स्पार्क में, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इक्विटी रिसर्च हाउस ऑफ इंडिया। और स्पार्क की रिसर्च आज नहीं भी तो मैं 15-20 साल से फॉलो कर रहा हूँ, जब से आप लोगों ने शुरू किया था। प्राइमरी चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बॉम्बे में भी इनकी ऑफिस है। और इन डेप्थ रिसर्च, कमाल की एनालिसिस, एंड वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। तेजस पिछले 17 सालों से इक्विटीज़ में ही हैं, शेयर बाजार का ही काम करते हैं, और पिछले 14 सालों से कंज्यूमर सेक्टर एनालाइज करते हैं, उनकी कंपनियों से मिलते हैं, सीईओज़ को इनफैक्ट काफ़ी एनालिसिस करके बताते हैं, सीईओज़ इनसे एडवाइस लेते हैं। और इनके पास काफ़ी कहानियाँ हैं इस सेक्टर को एकदम साधारण आसान ढंग से समझाने के लिए। सो सबसे पहले तेजस, वेलकम, धन्यवाद फॉर बीइंग हियर। मैं बहुत खुश हूँ टू हैव यू। थैंक यू अजय, प्लेजर इज ऑल माइन। यस। सो सबसे पहले तो यार, तुम्हारी एक रिपोर्ट आई थी जब तुमने 10 साल ख़त्म किया था इंडस्ट्री में एनालाइज करके। आपने लिखा था कि 10 years and 10 top learnings। शुरू में इससे करता हूँ। इसकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स जो मैंने आपकी ओवर द इयर्स देखी हैं, कि आप कहते हैं कि एक्सेल मॉडल से फ्रेमवर्क ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लोग कहते हैं कि यार फ्रेमवर्क को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, एक्सेल को ज़्यादा। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि वाई फ्रेमवर्क और आपका फ्रेमवर्क क्या है? चलिए, बढ़िया सवाल। सी, फ्रेमवर्क इज़ एक्चुअली एक बहुत एफिशिएंट वे होता है किसी भी सेक्टर को समझने के लिए। अगर आपको फ्रेमवर्क पे पकड़ है तो एक्सेल में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। अगर आप फ्रेमवर्क पे ही फोकस नहीं कर पा रहे हैं और आपको पता नहीं कि फ्रेमवर्क यानी एक सेक्टर कैसे देखना है, यानी वो कैसा हो जाता है कि आपको गाड़ी पता है बट चलानी कैसे वो नहीं पता है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो फ्रेमवर्क आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक्सीडेंट से बचाता है। अच्छा। एंड हर किसी का एक अलग वे होता है एक सेक्टर को अप्रोच करने का, और कोई फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है कि मेरा इनसे बेहतर है या उनका मेरे से नीचे है। फ्रेमवर्क यूजुअली आपको जो एफिशिएंसी दे दे, जो आपको एक्सीडेंट से बचा ले, वो मेरे हिसाब से बहुत एफिशिएंट होता है। नाउ मेरा जो फर्स्ट अप्रोच है वो थिंक इनवर्ट से है, यानी चार्ली मुंगर या नसीम तालिब को आप बहुत पहले पढ़ लो तो लाइफ में वो थोड़ा बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस है या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बोलो, बट हम हमेशा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से सोचते हो कि अगर मैं गलत हुआ तो क्या हो सकता है। इंटरेस्टिंग। तो अगर आप कोई भी सेक्टर नया स्टार्ट करते हो तो मुझे लगता है कि अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ लें और आपको उसमें दिख जाए कि एक्सीडेंट्स कहाँ पे होते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता है कि कहाँ नहीं जाना है। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल दैट, जैसे मैं रिटेल सेक्टर देखता हूँ ना, रिटेल सेक्टर ग्लोबली अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये बहुत ग्लैमरस लगता है सेक्टर देखने में, बट वहाँ पे अभी हमने लास्ट ईयर ही एक एनालिसिस किया था कि ऑलमोस्ट एवरी 6 months इफ़ नॉट क्वार्टरली ग्लोबली एक रिटेलर बैंक्रप्सी फाइल करते हैं। क्या बात है, इंटरेस्टिंग। सो अगर आपको जब ये पता है तो आपको एक टेरेन पता चल गई कि आपको यहाँ पे लैंडमाइंस कितने हैं, तो आपका जो रिस्क मैकेनिज्म है वो बहुत अलग होता है वर्सेस लेट्स से मैं जो अदर सेक्टर देखता हूँ एफएमसीजी, वहाँ पे आप यही हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसी फेलियर स्टोरीज नहीं है, तो वहाँ पे आपका रिस्क अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होगा देन इन लेट्स से सेक्टर लाइक रिटेल, जहाँ पे आपको पता है कि इतनी फेलियर स्टोरीज हो गई है। सो वंस आप ये आउटर लिमिट किसी भी सेक्टर में सेट कर लीजिए, और ये शायद मुझे लगता है ये फ्रेमवर्क बहुत दूसरे सेक्टर में भी होता ही होगा। आपको पता है कि मुझे अब यहाँ से बाहर नहीं जाना है। वंस यू डिफाइन दैट, तो आपको उसके अंदर फिर जो यूजुअल मेट्रिक है कि ग्रोथ कैसे आएगी, मार्जिन कैसे बढ़ेंगे, कैपिटल एफिशिएंसी कैसे देखेगी, कैपिटल एलोकेशन मैनेजमेंट कैसे करेगा, इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटिव सिनारियो कैसे, वो सारी प्लेबुक सेम होती है। बट एक बार आप एक टेरेन को डिफाइन कर दो तो आपको पता है कि मुझे यहाँ पे क्या नहीं करना है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि इन्वेस्टिंग इज अ लूजर्स गेम। अगर आप मिस्टेक्स अवॉइड करते हैं तो जो बच जाता है वो ब्रॉडली इट टर्न्स आउट टू बी बेटर फॉर यू। तो यूजुअली यही फ्रेमवर्क है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको शायद जार्गन्स दे सकता था,
बट मुझे लगता है वो इतना ही सिंपल है कि आपको खाली समझना है कि आप जिस सेक्टर में जा रहे हैं, आप जिस टेबल पे बैठ रहे हैं टू प्ले दैट गेम, वो सेक्टर में पास्ट कैसा रहा है। और मुझे लगता है हिस्ट्री इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड गाइड कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन हुआ है कि नहीं। एंड लास्टली वंस यू हैव दैट बेल कर्व ऑफ द सेक्टर, तो आपको पता है कि लेफ्ट टेल अगर बहुत बड़ी है तो आपको पता है यहाँ पे कैसे बिहेव करना है, और राइट टेल बहुत बड़ी है तो आपको पता है कि आपको कैसे बिहेव करना है। एंड आपको एक बेल कर्व में एक एवरेज एक्सपेक्टेशंस आ जाती है कि अगर ये सेक्टर में वेल्थ डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की, यानी मैं शायद ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, बिकॉज इसमें ग्लोबल या हिस्ट्री इंडिया की या बाहर ऐसा नहीं बताती कि कुछ वैल्यू डिस्ट्रक्शन हुई है। QSR इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल। तो आप वहाँ पे बुरे टाइम में यू कैन टेक दैट रिस्क एंड से कि मुझे यहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए। वैसे ही रिटेल में यू कांट एक्चुअली टेक दैट रिस्क। तो इट्स ऑल अबाउट वंस यू स्टडी द हिस्ट्री, शायद वो फ्रेमवर्क अपने आप इवॉल्व होकर आ जाएगा। बहुत लोग इसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में डालते हैं, बहुत लोग बहुत इंट्यूटिवली कर लेते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक अगर मैं समराइज़ करूं कि अगर आपने 3 सेक्टर्स की बात करी कंज्यूमर के अंदर ही सब सेक्टर्स, एक आपने कहा FMCG जहां सर्वाइवल रेट बहुत हाई रहती है, QSR में ब्रॉड टेक अवेज थोड़ी मीडियम, रिटेल में मॉर्टेलिटी या कंपनियों का ख़त्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपकी अप्रोच भी यही रहती है कि अगर आप पहली बार एनालाइज कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं तो रिस्क ज़्यादा है, FMCG है तो रिस्क कम है। बहुत अच्छे। अगला सवाल है कि ये जो सब सेक्टर्स हैं इसमें किन सेक्टर्स में आपको अगले 5 से 10 साल में हाई ग्रोथ, मीडियम ग्रोथ और लो ग्रोथ दिखता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिया में कुछ भी कंजम्पशन पे बेट करते हैं तो एक बहुत बेसिक जो हमारा प्रेमाइस है वो ये है कि इंडिया आज $2700 पर कैपिटा है। वो कभी 5 होगा, उसके बाद 10 होगा। एंड आपके ही पॉडकास्ट में एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन था कि इंडिया हैज़ अ विंडो टिल 2053, जब हमको इफ बिफोर वी स्टार्ट एजिंग हमको एक बुढ़े ना हो जाए। हाँ, नीलकंठ की, बिल्कुल बिल्कुल, यस, हमको वहाँ तक पहुँचना है कि हम नाउ कंजम्पशन में क्या है कि हम एक ग्राफ को तो एक मान ही लेते हैं कि वो गिवन है कि वो होना ही है। ठीक है। यू एंड आई में नॉट अग्री कि वो पेस कैसा होगा और उसका फॉर्म कैसा होगा, बट एनीथिंग दैट वी आर डूइंग इन इंडिया, हमारा एक डीप डाउन बिलीफ है कि हम उस पाथ पे जाएंगे। ठीक है। नाउ उसके बाद सेकेंड लेयर आता है कि वो कर्व को आप इंडिया में कैसे रेप्लिकेट करें, बिकॉज वो ग्लोबली हो चुका है। नाउ कंज्यूमर एनालिस्ट का हमारी जो एक फेवरेट चीट शीट होती है कि हम US चाइना चले जाते हैं। बिल्कुल। और फिर हम उसको ट्राई करते हैं कि यहाँ पे बोले कि वहाँ पे इस पर कैपिटा पे ये हुआ था तो यहाँ पे हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो बहुत इजी है, बट वो बहुत फॉल्टी भी है बहुत सारे कैटेगरीज, बिकॉज हम सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स या वहाँ के सोशल कंस्ट्रक्ट कैसा है वो हम सब नहीं सोचते हैं। तो मेरा ये फेवरेट जोक है कि मैं चाइना के चॉपस्टिक पेनिट्रेशन को अंडर पेनिट्रेशन बोल के इंडिया में स्टोरी नहीं बना सकता। वेरी नाइस। सो वी शुड अंडरस्टैंड इंडिया। और उसमें देखिए, उससे भी ईजियर चीट शीट मुझे लगती है कि जब हम बोल रहे हैं कि हम 10,000 या $12,000 में एक पर्टिकुलर वे से बिहेव करेंगे एज अ कंज्यूमर, ठीक है, तो इंडिया हैज़ नाउ सर्टन पिन कोड्स जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे $10,000-12,000 पर कैपिटा की इनकम है उस पिन कोड में। तो जब मुझे कोई पूछता है कि क्या आपको लगता है QSR विल लूज रेलेवेंस व्हेन वी ग्रो इन पर कैपिटा, तो माई पॉइंट इज बॉम्बे में ही कितनी सारी जगह है जहाँ पे आपको पता है कि इस एरिया का पर कैपिटा आराम से $12,000 से भी ऊपर होगा। और अगर वहाँ पे भी QSR के चेंज आपको दिखते हैं जो 10 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि इट इज काइंड ऑफ वैलिडेटिंग देयर। वेरी वेल सेड। सो बहुत बार मुझे लगता है कि US और चाइना को ब्लाइंडली फॉलो करने से अच्छा हमारे वहाँ पे भी ऐसे पर कैपिटा के कोड्स बन गए, एंड हम अगर उनको ही स्टडी करें तो हमको आइडिया आ जाएगा कि कैसे होगा। नाउ कमिंग टू कैटेगरीज, आई थिंक अगर आप थैंकफुली हम सब शायद वो $8,000-10,000 पर कैपिटा के ऊपर हैं जी, तो हम वो इंडिया 1 का पार्ट है। बिल्कुल। एंड अगर इंडिया 1 आज के दिन में 13-14 करोड़ की पॉपुलेशन जो मानी जाती है, तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि 90% विल बिहेव लाइक दिस 10% इन नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। और अगर हम आज इस 10% को एनालाइज करें तो आप और हम हमारा पैटर्न कैसे चेंज हुआ है। See, once you cross certain hurdle, it does not mean you consume more, you consume better. Yes. So premiumization natural curve हो जाता है आपका. We are traveling more than before. Yes. In fact, most of us would have traveled more than our previous 3-4 generations combined. Yes. So travel is a category which I'm very, very bullish. और वो पूरी value chain will be interesting. Indians will actually
एंड यहाँ पे अगर मुझे चाइना चीट शीट भी यूज़ करनी है तो चाइनीज़ हैव ऑल्सो गॉन दैट पाथ. तो मुझे लगता है इंडियंस विल ऑल्सो, बाई नेचर वी आर एक्सप्लोरर, सो वो डोमेस्टिक हो वो इंटरनेशनल हो, विल ट्रैवल अलॉट. डिस्क्रिशनरी विल इंक्रीज. इंडिया का डिस्क्रिशनरी स्पेंड शेयर वॉज 20%, जो अभी 29% या 30% जैसा आ गया है. तो आप हमारे परचेज पैटर्न में देख लेंगे तो आफ्टर अ पॉइंट आपकी और मेरी यहाँ से सैलरी डबल भी हो जाए तभी हम शैम्पू डबल यूज़ नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, राइट. तो वॉलेट शेयर में गैजेट्स आ रहे हैं. वी आर फाइंडिंग न्यू एवेन्यूज टू स्पेंड मनी ऑन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन. तो मैं डिस्क्रिशनरी बास्केट पे बहुत बुलिश हूँ. उसके अंडर ये सारे जो हैं QSR या लगेज हैं वो सारे उसका सबसेट ही हैं. समझ गया. तो दो चीज़. पहला, आपने कहा कि इंडिया में कहीं कहीं पॉकेट्स हैं, जैसे बॉम्बे में हम पिन कोड ले सकते हैं, जो पर कैपिटा इनकम उनकी 10 से 12 हज़ार डॉलर से बेहतर है, और वहाँ पर भी रेस्टोरेंट, जो QSR आप बोलते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बिजनेस चल रहे हैं, तो वो अच्छा करेंगे. दूसरी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग, आपने दो इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए. वी डोंट कंज्यूम मोर, वी कंज्यूम बेटर. कि अगर मैं साबुन रोज़ यूज़ करता हूँ नहाने के लिए, साबुन उतनी रहेगी लेकिन बेहतर साबुन, प्रीमियम प्रोडक्ट यूज़ करूँगा. और तीसरा ऑब्वियसली ट्रैवल कैटेगरी. वेरी नाइस. सो प्रीमियमाइजेशन इज़ क्लियरली वन थीम दैट यू वर्क ऑन. एंड ट्रैवल. इनफैक्ट हम एक कंज्यूमर फंड भी चलाते हैं. आई थिंक आपसे वार्तालाप भी हुआ था इसको लेके, कि जब मैंने पहली बार वो फंड का पोर्टफोलियो देखा और मैंने जब Edelweiss ज्वाइन किया था, मैंने अपनी एनालिस्ट टीम को बोला था कि यार पोर्टफोलियो वो बनाओ विच इज़ सेलिंग टू द रिच इंडियन. अपनी बात भी हुई थी उसमें, यू सेड अजय यू आर एक्चुअली वेरी राइट, कि प्रीमियम प्रोडक्ट रिच इंडियन विच इज़ ट्रैवल, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, एक्सपेंसिव कार्ड्स एंड सो ऑन. बहुत अच्छे. अब एक सवाल है, एक सब सेक्टर पे बात करूंगा, फिर मार्जिन एक्सपेंशन पे आऊँगा. स्टेपल्स एज अ कैटेगरी लास्ट कुछ सालों में एक्चुअली ग्रो करी ही नहीं है. फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट कि टॉप लाइन क्यों नहीं ग्रो की है, फिर आएंगे मार्जिन पे. सो देखिए, अगेन यहाँ पे अगेन यूजिंग माय फ्रेमवर्क, और माइंड नहीं, आई थिंक इट्स परहैप्स हमारे फील्ड में क्या हो जाता है, हम कहाँ से ज्ञान बोरो कर रहे हैं हमको पता नहीं चलता और हमको लगता है वो हमारी IP है. सो ऐसा हो सकता है कि कहीं से ही इंस्पायर हुआ है, बट मुझे लगता है कि एट वेरी फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ग्रोथ कहाँ से आती है. इट इज़ यूज़र यूसेज, प्रीमियमाइजेशन या NPDs. तो मैं सरल भाषा में बताऊं. सेम प्रोडक्ट टू मोर कंज्यूमर, विच इज़ आप यूज़र को, आपको पता चल गया कि ये तेल अच्छा है. अभी आपका काम यही है कि जितने इंडिया में यूज़र बना सकते हैं आप उसको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके पहुँचाओ. ठीक है. सेकेंड इज़ मोर प्रोडक्ट टू सेम कंज्यूमर, कि ये कंज्यूमर आज के दिन में 50 ml ही यूज़ करता है महीने में, मैं कैसे ट्राई करूँ कि 70 ml कर ले, 90 ml कर ले. टूथपेस्ट यही ट्राई कर रहे हैं, राइट. वो ट्राई कर रहे हैं कि हम दिन में 2 बार ब्रश कर लें. बिल्कुल, बहुत अच्छे. सो अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं क्विकली, अगर पहली बार आपने मंजन या टूथपेस्ट लॉन्च किया है, पहला काम है कि बहुत लोगों तक पहुंचना. ठीक है, विच इज़ बेसिक पेनिट्रेशन. दूसरा है जो आपने कहा कि सेम बंदा जो एक बार आपने कस्टमर तैयार कर लिया, उसको एक बार 2 बार उसका यूसेज कैसे बढ़ाऊं. यूसेज, ठीक है, दैट इज सेकंड डायमेंशन. थर्ड इज बेटर प्रोडक्ट टू सेम कंज्यूमर. बेसिकली मैं उसको प्रीमियमाइज कैसे करूं. अच्छा. कि अभी वो एक बेसिक टूथपेस्ट यूज कर रहा है, अभी मैं उसको बोलूं इससे बेटर प्रोपोजिशन भी है मेरे पास, अगर आप ये ट्राई करोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. वो पूरी मार्केटिंग गेम है. ठीक है. बट उसमें प्रोडक्ट भी काम करता है. बिल्कुल बिल्कुल. उसके बाद आता है कि अभी मैंने आपको पहली बार बेचा, एंड शैम्पू इज़ अ वेरी क्लासिक जर्नी. अगर आप देखेंगे तो 90s में जब हमको पहली बार शिकाकाई से शैम्पू में शिफ्ट किया गया था तो हमको बोला गया था हफ्ते में 1 बार. आई रिमेंबर क्लिनिक ब्लू वाला कलकत्ते में तो वही यूज़ करते थे. देन धीरे धीरे वो डेली हो गया, राइट. अभी उसके बाद हमको प्रीमियम करवाया, एंड अब हमको बोल रहे हैं कि वो शैम्पू इनफ नहीं है, आप उसके साथ कंडीशनर भी यूज़ कीजिए, विच इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या न्यू प्रोडक्ट टू द सेम कंज्यूमर जो एसोसिएटेड है. इंटरेस्टिंग. सो अब आप जब ये फ्रेमवर्क यूज़ करते हो तो इंडिया की जितनी कोर कैटेगरीज हैं, वो टी हो गई, कॉफ़ी नहीं, बट टी हो गई, डिटर्जेंट हो गया, सोप्स हो गए, या जो बड़ी साइज कैटेगरीज हैं, उनका पेनिट्रेशन लेड ग्रोथ ऑलमोस्ट खत्म होने आया. टूथपेस्ट हो गया. ओके. तो जैसे ही आपका ग्रोथ स्टेटमेंट फर्स्ट ड्राइवर से विच इज़ पेनिट्रेशन लेड ग्रोथ से बाकी में जाता है, तो आपकी मैक्रो पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है. मैं प्रीमियमाइज तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरी सैलरी मुझे ऐसा नहीं दिखती कि बढ़ रही है. प्लस बिल्कुल बिल्कुल. मैं शायद कोई चीज़ ज़्यादा कंज्यूम नहीं करूंगा टिल द टाइम आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. एंड
जो यूसेज वाली गेम है उसमें मार्केटिंग का ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज वो कन्विंस करते हैं कि आप जो अभी कंज्यूम कर रहे हो इनफ नहीं है, आप उससे ज़्यादा कर सकते हो। तो जैसे ही आपका ग्रोथ ड्राइवर फर्स्ट से मूव होके एनी बैलेंस 3 में जाता है तो वो सेल्स प्रॉब्लम कम, मार्केटिंग प्रॉब्लम और मैक्रो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। सो वो जो आपके जो डिस्क्रिप्शन में था कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन अग्रेसिवली करवा दिया और उससे ग्रोथ बहुत अग्रेसिवली आ रही थी, उसके बाद जो बाकी सारे ड्राइवर्स हैं उसमें एज अ कंपनी आपको मैक्रो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। इंटरेस्टिंग। एंड हम बहुत इजीली हमारी एफएमसीजी कंपनियों को दोष देते हैं कि हम ग्रो नहीं हो रहे, बट हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन भी उतनी बेस से ग्रो नहीं हो रहा है। तो जब वो 3-4% से ग्रो हो रहा है तो इन सारी कंपनियों जो जाइंट हो गई हैं तो एक्सपेक्ट कि ये क्यों 7-8% से नहीं हो रही, थोड़ा अनफेयर क्वेश्चन हो जाता है। बिकॉज एट द एंड दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सी इन दैट y is equal to c plus i plus g plus nx। yes। तो मुझे लगता है कि वो कंपनियों का प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ मोर टू डू विद दैट हम जिस पर कैपिटा पे है यहाँ पे, एज आई सेड इनिशियली कि यहाँ से आपकी मेरी सैलरी डबल हो जाए तो हम शायद साबुन डबल नहीं कर सकते, हम शैम्पू डबल नहीं कर सकते। तो वो एक प्रॉब्लम एक ब्रॉडर मैक्रो जैसा हो गया है, उसमें इन कंपनियों दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, बट जब तक मैक्रो वैसा नहीं इवॉल्व होता है कि आप नेक्स्ट बैच ऑफ कंज्यूमर को कन्विंस कर लो कि अभी आप प्रीमियमाइज हो जाओ, आप कंडीशनर यूज़ कर लो, तब तक ये ऐसा ही रहेगा। और इसमें मैक्रो विल हैव टू प्ले इट्स ओन रोल एंड कंपनीज आर डूइंग देयर ओन जॉब हो देयर। स्टेपल्स की बात हुई, मेरा अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले 8-10 सालों में कंज्यूमर सेक्टर में स्पेशली स्टेपल्स में मार्जिन एक्सपेंशन कमाल का हुआ है। आप हिंदुस्तान लीवर ले लें, ब्रिटानिया ले लें एंड सो ऑन। पहला सवाल कि ये इतिहास में ऐसा क्यों हुआ है, और उससे रिलेटेड सवाल है कि ये सस्टेनेबल है या नहीं है और आगे मार्जिन्स का क्या होगा। पहले आप इतिहास का बताइए, फिर फ्यूचर की बात करेंगे। सो देखिए, बाय नेचर ये सारी कंपनियां बहुत प्रॉफिटेबल रही है, बिकॉज प्राइसिंग पावर या ब्रांड पावर तभी डिस्प्ले में आता है जब आपके मार्जिन ज़्यादा हो जी। एंड लास्ट 10 साल में क्या हो गया, सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जिससे ये आपको नंबर यानी एक्सपैंड होते रहे। फर्स्ट डेफिनेटली एज आई सेड प्रीमियमाइजेशन एक सेक्शन में बढ़ता ही रहा है, एंड उसके वजह से देर आर कंपनीज जिन्होंने लास्ट 10 साल में 10 परसेंटेज पॉइंट जैसा प्रीमियम पोर्टफोलियो बढ़ा लिया होगा, 20 से 30% जैसा किया है बहुत सारी कंपनियों ने। सेकेंड इज़ दैट थोड़े बहुत मैक्रो ड्राइवर्स भी थे, तो जब जीएसटी आया तो जीएसटी लेड बेनिफिट की वजह से भी मार्जिन इंप्रूवमेंट रहे हैं। प्लस एक टेक्निकल एंगल भी था कि इंड एस जब आया तो उसके वजह से ऑप्टिकली जो आपको दिख रहा है वो लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं है। एंड देन लास्टली हमको जो बेनिफिट इन सेक्टर को मिला वो पैट लेवल पे जो टैक्स रेट कट आया, तो वो भी सिंस ये सारी कंपनियां बहुत ड्यूटीफुली फुल टैक्स पेइंग रही है मोस्ट ऑफ देम, तो वो बेनिफिट उनको बहुत तुरंत दिखा। तो इन 3 चीज़ों की वजह से आपको वो बहुत ज़्यादा डेल्टा बहुत बड़ा दिखता है। एंड समवेयर ये कंपनियां भी मानती है कि मार्जिन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस हो गया, उसके वजह से जो प्रीमियमाइजेशन नीचे करना था वो नहीं हुआ है। सो इन स्पोरेडिक फॉरम्स अलग अलग मंचों पे इन सब कंपनियों ने ये थोड़ा बहुत इंडिकेट या एडमिट भी किया है कि थोड़ा मार्जिन फोकस ज़्यादा था। एंड आई थिंक दे आर वेरी मच कॉग्निजेंट के वैल्यू प्रपोजिशन वापस करेक्ट करना है, एंड आई थिंक दैट्स वेयर दे आर वर्किंग ऑन। बट इसमें कोई एक इवेंट नहीं था जिसने ये किया, इट वॉज अ प्रोसेस, एंड प्रीमियमाइजेशन इज द लार्जेस्ट ड्राइवर देयर। तो प्रीमियमाइजेशन स्टिल कंटिन्यूज टू बी देयर। और अगेन एज आई सेड कि अगर हमारा जो भरोसा है कि इंडियाज पर कैपिटा विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इफ इट प्लेज आउट देन ये आपको और भी ऊपर दिखेगा। बिकॉज जो आज नीचे के लेवल पे कंज्यूम कर रहे हैं, एज आई सेड उनकी भी इच्छा होगी कि वो बेटर कंज्यूम करें। द मोमेंट यू मूव टू बेटर देन प्रीमियमाइजेशन और मार्जिन पे वो दिखता है। ओके, इसमें एक ही मेरा सवाल है यूनिलीवर को लेके। जब नितिन आए थे, आई फॉरगेट कौन से साल में, उन्होंने कहा था कि यार हम एक्स नंबर ऑफ एक्स लाख स्टोर तक ही हम जाते हैं, हम 20 लाख 25 लाख तक क्यों नहीं जा सकते। और फिर उन्होंने शायद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट रिटेलर तक पहुंचना वो शुरू किया था। उसके कारण भी काफ़ी आई एम अज्यूमिंग मार्जिन एक्सपैंड हुई थी। लीडिंग क्वेश्चन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन लेड जितना प्रोडक्ट पेनिट्रेशन की कहानी थी इंडिया की, इन कंपनियों के लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन लेड बचा है कि दे आर ब्रॉडली दे हैव कारपेट बॉम्ब काइंड ऑफ पूरा देश? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन, क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा लीवर रहेगा। अच्छा, कि जैसे आपको कहीं पे कोई प्रोडक्ट चाहिए और आपको नहीं मिला,
तो वो फिल रेट जो बोलते हैं वो हाँ, इम्प्रूव हो सकता है। हाँ बिल्कुल। फिर आपको अभी तो डिजिटल डेटा इतना है कि आपको कंज्यूमर इंसाइट्स पता चल जाए कि कहाँ पे ब्लैकआउट्स हो रहे हैं या कहाँ पे आपको, तो आप क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे मुझे लगता है ज़्यादा स्कोप है। अच्छा। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप मैथ करेंगे तो हमारी बड़ी FMCG कंपनीज जो हैं वो रफली 9 मिलियन से 10 मिलियन या आउटलेट्स पे हैं, तो रफली फॉर एवरी 30-40 हाउसेज आपके पास एक पेनिट्रेशन हो चुका है। हाँ। तो न्यूमेरिक शायद, और उसमें दूसरा क्या है कि अनलाइक वेस्टर्न वर्ल्ड, यहाँ पे मॉडर्न ट्रेड और ऑनलाइन दे आर एक्सप्लोडिंग नाउ, राइट? सो उसके वजह से बहुत न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन की शायद ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ। तो शायद मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा काम होगा, एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे ज़्यादा काम होगा देन न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने पे। ठीक है। आपने एक चीज़ बताई कि ज़्यादा फोकस हो गया था मार्जिन्स पे। आजकल मैं काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स देख रहा हूँ यूट्यूब पे कि काजू के बिस्मिट में काजू नहीं है, इसमें ये इंग्रेडिएंट नहीं है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविज्म प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मार्जिन एक्सपेंशन ऑन द रॉ मटेरियल साइड भी हुआ है, ग्रॉस मार्जिन बढ़ी है, डज दैट कम टू रिस्क इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स एंड विल द कंपनीज हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग कि यार प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं बना रहे हो, मार्जिन एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो एटलीस्ट प्रोडक्ट पे ध्यान दो, वेदर तुम्हारा वॉशिंग पाउडर है या बिस्कुट है या शैम्पू है, प्रोडक्ट बेहतर बनाओ। सी ये सारी कंपनियां दे लिसन टू देयर कंज्यूमर्स वेरी क्लोजली। समवेयर ये जो चैटर पिकअप हुआ है ये अभी भी इंडिया 1 का चैटर है। इंडिया 1 का, हाँ हाँ बिल्कुल। यानी वही जो हम 4 करोड़ हाउस होल्ड या 15 करोड़ की बातें करते हैं, आई थिंक उनके बीच में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है। और वहाँ पे भी मैं अभी एक पॉडकास्ट देख रहा था कि हम भी थोड़े बहुत, हमको चाहिए हेल्थ फूड बट वो टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, राइट? सो आई थिंक टिल द टाइम हमारा फीडबैक एज अ कस्टमर बहुत स्ट्रांग नहीं जाता, बिकॉज दिस कंपनीज आर वेरी एजाइल। द मोमेंट दे सी के प्रॉफिट पूल शिफ्ट हो रहा है, दे विल पार्टिसिपेट इन दैट। बट अभी तक क्या है ना, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ दैट कोहोर्ट, हमको लगता है ये नॉइस पिकअप हो रही है। एंड एज आई सेड दैट जो आज इंडिया 1 कर रहा है, होप है कि वो इंडिया 2 भी वही इमिटेट करेगा और इंडिया 3 भी लेटर ऑन वही करेगा। सो वंस यू हैव एन इकोनॉमिक केस कि ये साइज बन गई है, तो आई थिंक कंपनीज भी रिएक्ट करेंगी। कमिंग टू योर पॉइंट के कंज्यूमर एक्टिविज्म, सी हमने एक नोट भी लिखी थी इस पे कि ये कंज्यूमर गूगल एनिमल्ड हो गया है। इनफैक्ट द अमाउंट ऑफ रिसर्च न्यू एज मॉम्स आर डूइंग फॉर द किड्स इज अमेजिंग। सो उससे क्या कंपनीज को भी वो फीडबैक लूप जा रहा है, एंड हेंस वी आर सीइंग लॉट ऑफ प्रोडक्ट में नाउ इन द सेंस कि आपको न्यूट्रिएंट्स डालना या वो अवेयरनेस लाना वो बहुत बहुत नॉर्मल हो जाएगा। सो आई थिंक इट विल प्ले बोथ वेज। कंज्यूमर्स जैसे फीडबैक देंगे वैसे कंपनियां भी रिस्पॉन्ड करेगी एंड वाइस वर्सा। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि जैसे हम सब बोलते हैं कि हमको हेल्दी खाना है, बट फिर पिज्ज़ा हम खा ही लेते हैं। सो आई थिंक इट्स एन इवोल्यूशन। इट इज़ लाइक कंपनीज ने भी वही किया जो कंज्यूमर को चाहिए था, एंड नाउ वंस द कंज्यूमर्स चेंज देयर आस्क, आई थिंक दे विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे हमारी भी काफ़ी बार चर्चा हुई है कि किसी भी कंज्यूमर कंपनी के लिए मैं अगर देखता हूँ मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, करेक्ट? और ये हमेशा एक टसल होती है कि एक नया प्लेयर आता है, उसको मार्केट शेयर चाहिए, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है जिसको हम इनकम्बेंट बोलते हैं वो अपनी टर्फ बचाने की कोशिश करता है। सो ये जो द्वंद्व है मार्केट शेयर और मार्जिन्स का, इसके बारे में बताओ। और आप अगर सीईओ हैं एक कंज्यूमर कंपनी के, तो इसमें 2 केस स्टडी की मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आई रिमेंबर 2000s में P&G एंड इवन गोदरेज, आई रिमेंबर, बोथ एंटर्ड सोप कि यार हमें बड़ा मार्केट शेयर लेना है, लीवर्स इज द बिग डैडी। उन्होंने मार्केट शेयर डिफेंड किया, मार्जिन जाने दिया। तो उस पर थोड़ा बताओ क्या हुआ था, और उससे रिलेटेड फिर मैं पेंट्स पे आऊँगा। सी स्पेसिफिक इवेंट से ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ, ये फिलोसॉफी बन गई आफ्टर आई थिंक 1 or 2 मिस्टेक्स दैट वुड हैव हैपेंड इन पास्ट बाय सम ऑफ दिस इनकम्बेंट्स कि एंड किसी ने एनालॉजी बताई थी या मैंने कहीं पढ़ी थी कि मार्केट शेयर इज़ लाइक जमींदारी ऑन दैट ज़मीन। अगर वो ज़मीन आपके कब्जे में है तो मार्जिन की फसल आप बाद में भी उगा सकते हो। बहुत अच्छा है एनेक्डोट है। तो अगर हाँ ठीक है, वेरी नाइस।
अगर आप ज़मीन ही खो देते हो तो बाद में मार्जिन फसल भी नहीं बचेगी और ज़मीन भी नहीं बचेगी। सो यूजिंग दैट एनालॉजी यू कैन ऑलवेज थिंक के फर्स्ट जो भी आपको मार्केट शेयर बचाने के लिए आपको जो भी चाहिए यू शुड डू दैट, बिकॉज मार्जिन्स आर वेरी ट्रांजिएंट थिंग, राइट। वो कभी हैं, कभी बढ़ेंगे, कभी नीचे जाएंगे। एंड आई थिंक इनफैक्ट अभी तो मुझे लगता है मार्केट, हमारी स्टॉक मार्केट भी बहुत इवॉल्व हो गई है। मार्केट शेयर लॉस को हम पीनलाइज भी बहुत जल्दी करते हैं, मार्केट शेयर गेन को भी हम रिवॉर्ड जल्दी करते हैं। तो मुझे लगता है वो एक फीडबैक लूप बन गया है पूरा, जहाँ पे कंपनीज भी समझती हैं कि मार्केट शेयर प्रोटेक्ट करना है, इन्वेस्टर्स भी समझते हैं, एंड वी हैव दैट मैच्योरिटी कि अगर आप उस फेज में मार्जिन लूज़ कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा उसको रिएक्ट नहीं करते हैं। बट अगर आप मार्केट शेयर लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप कहीं ना कहीं कंज्यूमर फ्रेंचाइज भी लूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आप माइंड शेयर भी लूज़ कर रहे हैं, आप शेल्फ शेयर भी लूज़ कर रहे हैं, एंड वो धीरे धीरे वो फिर विशियस साइकिल बन जाती है। तो बिटवीन द टू इट्स नाउ अ नो ब्रेनर कि यू शुड प्रोटेक्ट योर मार्केट शेयर। मार्जिन्स आर लाइक लॉन्गर टर्म में इट विल ऑलवेज पे बैक। सो मार्केट शेयर आपकी ज़मीन है, मार्जिन आपकी फसल है। ज़मीन पकड़ के रखो तो फसल तो उगाई लो। परफेक्ट, बहुत अच्छा, ये तो मैं लाइफ लॉन्ग याद रखूंगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप इंडिविजुअल कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, मैं भी समझता हूँ, मैं भी नहीं करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी कंपनी की हम बात करते हैं उसको आप रिकमेंडेशन न लें, आपका डिस्क्लेमर भी मैंने डाल दिया है। बट एटलीस्ट आई फील कि पेंट्स में शायद ये होने वाला है अगले 3-4 साल की, जहाँ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड फैक्ट्रीज सो टू से 20,000 करोड़ थी, बिरला जी 10,000 करोड़ लेके आ रहे हैं। अगर इनकम्बेंट्स को मार्केट शेयर रिटेन करना है, अपनी ज़मीन बचा के रखनी है, तो थोड़े समय के लिए फसल देनी पड़ेगी, विच इज़ मार्जिन्स। आई थिंक दैट्स अ वेरी फेयर एक्सपेक्टेशन, यानी आप दोनों नहीं कर सकते। एंड ये फेज़ में यू नीड टू लेट गो, बिकॉज अगर आप बिजनेस को बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं 10, 20, 30 साल, तो देयर इज ऑलवेज अ चांस टू रिकूप द मार्जिन्स जो आप यूज करेंगे। एंड वो मुझे लगता है कैपिटलिज्म की खूबी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट भी करती है कंपटीशन, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग। आई थिंक इसमें कंज्यूमर कंपनीज और चैनल पार्टनर्स इन लॉन्गर रन एवरीबडी विल बेनिफिट। ओके, अब आते हैं रिटेल पे। आपने शुरू में एक कमेंट कहा था कि अमेरिका में या कहीं भी देखे हर 6 महीने में एक रिटेल कंपनी दिवालिया होती है, एंड वीव सीन ओवर द ईयर्स, सीयर्स उड़ गई, मतलब द लिस्ट इज लॉन्ग, राइट। तो पहले समझाओ कि व्हाट इज द रेसिपी ऑफ रिटेल सक्सेस, कि जो बचता है वो ऐसा क्या करता है कि सारे गिर जाते हैं लेकिन मैं शहसवार की तरह खड़ा हूँ। सो देखिए, हम अपने हर रिटेल नोट में ये पहला हमारा सेक्शन होता है वो इसमें ही होता है। बहुत बार बोरिंग भी लगता है लोगों को, बिकॉज हम बार बार वहीं से स्टार्ट करते हैं, बट हम मानते हैं कि सर्वाइवल इज क्रूशियल, ग्रोथ विल बी इंसिडेंटल। सर्वाइवल इज क्रूशियल, ग्रोथ विल बी इंसिडेंटल। जिंदा रहना ज़्यादा जरूरी है, बाद में मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, जिंदा रहो। परफेक्ट। ओके, सो अगर आप सर्वाइव करते हैं तो अगर एंड सी ये बिजनेस एज आई सेड के दूर से बहुत ग्लैमरस दिखता है, बट आप कहीं ना कहीं लेंडिंग बुक का बिजनेस ही रन कर रहे हैं। आप बहुत इंटरेस्टिंग, आप बहुत अग्रेसिवली ग्रोथ लाते हैं, तो आप इन्वेंट्री इज काइंड ऑफ लेंडिंग बुक ओनली, आप वो रिस्क ले रहे हैं। और अगर आप ग्रॉस एनपी उसमें नहीं देख रहे हैं, विच इज़ इन्वेंट्री लॉस हो गया या इन्वेंट्री डेड इन्वेंट्री आ गई, तो आप बहुत डेंजरस गेम खेल रहे हैं। और अगर आप कॉमन थ्रेड देखेंगे ग्लोबली, तो जिन्होंने भी फाइनेंशियल लेवरेज विद ऑपरेटिंग लेवरेज मैरी करने की ट्राई की है, वो फंस जाते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि मैं अभी डेट ले लूँगा और एक दिन जब वो पैसा आएगा उस दिन मैं वो रिपे कर दूंगा, वो सिनारियो बहुत कम। इनफैक्ट मरने की वजह डेट ही होती है, राइट? हमेशा हमेशा उधार, हमेशा। तो सो इनफैक्ट मुझे लगता है कि रिटेल, एंड शायद यहाँ पे मैं टैंजेंट जा रहा हूँ, बट मैं हमेशा मानता हूँ कि रिटेल इज़ लाइक स्पिरिचुअलिटी। उसमें क्या करना है आपको, आपके भगवान कैसे मिलेंगे, उसके बहुत रास्ते हैं, बट क्या नहीं करना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डिफाइंड है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको डेट नहीं लेना है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उधार लेना ही नहीं है, ठीक है। मतलब आपने ट्रांजेंट ले लिया, बट आप मॉडरेट, आप उधार पे बिजनेस नहीं बना सकते। सेकेंड, ग्रोथ मेजर्ड होना चाहिए। ना मेजर्ड ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है कि जो ग्रोथ आपकी अपना कैश फ्लो इंटरनल अक्रूवल जस्टिफाई कर पाए, यानी ना तो आपको बैंकर के पास जाना पड़े, ना आपको मार्केट के पास आना पड़े बार बार। वो आई थिंक मोर सस्टेनेबल रहता है, और वो आपके सिस्टम पे भी एक कल्चर डालता है
कि अगर हम गलती करेंगे तो बाहर से पैसा नहीं आएगा, तो बी वेरी केयरफुल कि ये जो कैपिटल है उसमें हमको कैसे ग्रो होना है। तीसरा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे लाइक एफएमसीजी में ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको फाउंडर की पर्सनालिटी ब्रांड्स में दिखे या बिजनेस में दिखे, वो दैट कैन बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी होते हैं। ठीक है। बट मैंने ऐसा देखा है कि रिटेल में फाउंडर की पर्सनालिटी आपको बिजनेस में दिख जाती है। तो फाउंडर कैसे सोचते हैं, आर दे पैरानॉइड, आर दे एवरी मॉर्निंग उनको लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए, तो अच्छा। वो जो डर है वो उनको हमेशा वो ग्राउंडेड रखता है, दे आर क्लोजर टू द रियलिटी। और जहाँ पे भी आपको बहुत अग्रेशन, अभी देयर कैन बी आउटलायर्स हियर एंड देयर, बट मुझे जहाँ तक मेरा जो अगेन बेल कर्व पे जो फोकस है, मुझे लगता है जो बहुत सर्वाइवल पे ध्यान देते हैं वो, बिकॉज जब इकोनॉमी अगर ग्रो होनी है तो आप भी उसमें पार्टिसिपेट करोगे एंड लास्ट मैन स्टैंडिंग का बेनिफिट आपको भी मिलेगा। सो वो कंपाउंडिंग बेनिफिट के लिए आपको रहना है। एंड मैंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जो स्पार्क में लिखी थी वो रिटेल पे थी, उसमें एक लाइन लिखी थी, टू फिनिश फर्स्ट यू नीड टू फिनिश। वाह, क्या बात है। तो वो चीज़ के लिए मुझे लगता है, और वो स्टेंसिल मेरी या फ्रेमवर्क जो मैं बता रहा था वो बहुत 14 साल में ज़रा भी चेंज नहीं हुआ। मुझे लगता है वो स्टार्टिंग पॉइंट वही है, खाली एक एडिशन है कि आप उसमें एक्सट्रीम नहीं जा सकते कि आप खाली बैलेंस शीट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू नीड टू पुट द प्रेशर ऑन द सिस्टम कि आप कैश फ्लो जो जनरेट कर रहे हैं उसको कैसे डिप्लॉय करके ग्रोथ लाएं। तो ये थोड़ा एक एडिशन मुझे लगता है लास्ट 6 साल में मैंने भी सीखा होगा कि यहाँ पे मैं शायद एक्स्ट्रा कंजर्वेटिव हूँ। तो दैट कंस्ट्रक्ट शुड हैव दिस वन एडिशनल कंडीशन कि आपको ग्रोथ भी लाना है। ऐसा नहीं है कि हम ग्रोथ खाली सर्वाइवल के लिए नहीं खेल रहे, बट सर्वाइवल इज प्रायोरिटी, उसके बाद ग्रोथ कैसे लाना उस कंस्ट्रक्ट में कि भाई हम बाहर का डेट नहीं लेंगे और बाहर का इक्विटी डाइल्यूट नहीं करते रहेंगे। अब ये दो कंस्ट्रक्ट के बाहर, ये दो लिमिटेशन के अंदर आप कैसे ग्रोथ लाते हो, वो एक ग्रोथ मेंटालिटी भी होनी चाहिए। आपकी एक अभी रिसेंट आपने रिटेल पे बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी है, आपने इनिशिएट भी किया है डीमार्ट पे। वहाँ पर आपने काफ़ी अच्छी एनालिसिस करी है कि डीमार्ट के साथ कुछ कंपनियाँ शुरू हुई थी। अगर डीमार्ट का ग्रोथ कर्व ये है, उन कंपनियों का था कि वो पहले ही 5 से 10 गुना हो गए थे डीमार्ट से, लेकिन आज वो 3-4 कंपनियाँ सर्वाइव ही नहीं करी हैं, कुछ बिक गई हैं एंड सो ऑन। और यहाँ जो आपने दूसरी बात कही कि प्रोमोटर जो ओनर हैं उनकी पर्सनालिटी भी रिफ्लेक्ट होती है बिजनेस में, डीमार्ट पे तो क्लियरली दिखता है कि रिफ्लेक्ट होती है। वेरी नाइस। अब बात करते हैं हाइपर कंपटीशन की, कैटेगरी बाय कैटेगरी। 2 तरह के कंपटीशन आ रहे हैं। एक है कंपटीशन फ्रॉम स्टार्टअप्स जो प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल फंडेड हैं। अल्टीमेटली अगर बहुत सारा कैपिटल आप किसी को दे दें, थोड़े समय के लिए मार्केट शेयर वो ले सकता है। और दूसरा तरह का कंपटीशन आ रहा है बड़े प्लेयर्स के साथ। तो फर्स्ट एग्जांपल आई विल टेक इज ग्रासिम विच इज एंटरिंग पेंट्स। तो इस हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हाउ डू यू लुक एट द सेक्टर, एंड देन आई विल कम टू सम ऑफ द स्टार्टअप्स एंड सो ऑन। सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि ये वैक्यूम कैसे क्रिएट हुई कि इतने सारे प्लेयर्स आ गए। सी कहीं ना कहीं इफ़ यू डोंट लिसन टू योर कस्टमर, तो कस्टमर को लगता है कि मैं ये ले तो रहा हूँ बट मैं कुछ बेहतर चाहता था, राइट, या मैं कुछ अलग चाहता था। ओके। एंड इन सारी D2C कंपनीज की आप एक कॉमन थ्रेड देखेंगे कि ये जिसको हम वाइट गैप बोलते हैं, वाइट स्पेसेस, वो ये बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि कस्टमर को ये चाहिए था और शायद इनकम्बेंट्स ये नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा। और मुझे लगता है कि हम बॉटम ऑफ द पिरामिड जो हमारी एक थियरी थी कि हम बहुत उसको चेस कर रहे थे, उस चक्कर में हमने कहीं ना कहीं जो भारत 1 का एवोल्यूशन था वो मिस कर दिया इनकम्बेंट्स ने। एंड उसके साथ पेस नहीं रख पाया, शायद पूरा मिस नहीं किया, बट अगर शायद वो उनकी विलिंगनेस थी कि मैं इससे भी ऊपर देना चाहता हूँ, अगर आप क्वालिटी दिखाओ, तो वो शायद मिस कर गया। D2C ने एसेंशियली वही कवर किया है। अच्छा। सी D2C एफिकेसी पे बहुत ध्यान देते हैं, एटलीस्ट पब्लिश्ड एफिकेसी तो रहती है उनके प्रोडक्ट में, बिकॉज वो कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी ले नहीं पाते हैं, उनका प्रोडक्ट ही हीरो है। तो एटलीस्ट जब प्रोडक्ट आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि एटलीस्ट वो प्रोडक्ट मुझसे कुछ कह रहा है कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स जो और भी शेल्फ पे हैं। तो आई थिंक वो जो गैप जो रह गया था वो D2C ने मोस्टली उन्होंने वही टारगेट किया, और प्लस उनकी एक बिजनेस इम्परेटिव भी था कि वो मार्जिन कंस्ट्रक्ट ऐसा था कि वो मास में नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। तो इन्होंने वो भी 2 मैरी किया कि भाई हमारा बिजनेस केस कहाँ बन रहा है और कस्टमर केस कहाँ बन रहा है, वो दोनों इंडिया 1 में या टॉप ऑफ द पिरामिड में बन रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एंड आई थिंक उससे क्या हो गया कि आज जो हम इतनी सारी, आपने जो पहला सवाल पूछा था एफिकेसी पे, आज ये इतना नैरेटिव या ये जो कॉमन आया है बिकॉज उन्होंने ये चैटर स्टार्ट किया है
कि आपके प्रोडक्ट में ये है या नहीं, आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या नहीं, आप खाली मैदा खा रहे हैं। हमारी तो जनरेशन चली गई थी पहले कि हमको तो ये सब पता ही नहीं था। बिल्कुल। सो आई थिंक व्हाट दे हैव डन गुड फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, दैट उन्होंने एक नैरेटिव में ले आया है। अब वो बड़ी कंपनी कैसे उनको अब्जॉर्ब करती है, कैसे उसको मेन स्ट्रीम बनाती है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट आई थिंक ये एवोल्यूशन इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ बैकड्रॉप में। अगर आप वो पर कैपिटा की डालेंगे तो वैसा ही आपको दिखता रहेगा कि हम अवेयरनेस बढ़ेगी, हमारी डिमांड बढ़ेगी, एंड जो भी उस मार्केट को वाइट स्पेस को आइडेंटिफाई करेगा वहाँ पे आपको वो D2C के लिए एक बहुत बहुत एफिशिएंट चैनल, बिकॉज D2C एसेंशियली इन्हीं 14 करोड़ लोगों को टारगेट कर रहा है। हाँ, तो बेसिकली D2C इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर। इनफैक्ट रिसेंटली नाइकी के जो नंबर्स आए 2 हफ्ते पहले, इवन नाइकी मेड अ कमेंट कि ये जो D2C जूते के ब्रांड्स अमेरिका में लॉन्च हुए हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, वो भी मार्केट शेयर ले रहे हैं। सो ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर की फिनोमिनन सिर्फ इंडिया के लगेज या कंजम्पशन या शूज़ या क्रीम्स में नहीं है, अमेरिका में भी वो देखने मिल रहा है। वंडरफुल। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वैल्यूएशंस। मैं तो कई बार कहता हूँ कि कोई मुझे 20 साल पहले अगर बर्फ़ में डाल दिया होता और 20 साल पहले उठाया होता तो मैं आज कुछ भी नहीं खरीद पाता। सो तेजस, हाउ डू यू डील विथ इट? एंड आई विल जस्ट पुट अ कॉन्टेक्स्ट। आपकी जो डीमार्ट इनिशिएशन आपने करी है उसमें आपने क्लियरली लिखा है कि हमें बिजनेस बहुत पसंद था इतने सालों से, लेकिन आज तक हमारे भाव पे नहीं आया था। दैट इज़ माई टेक अवे। तो ये जो चीज़ें हैं जो 15, 20, 25 मल्टीपल पे ट्रेड करती थी, आज 50, 60, 70, 100। फर्स्ट, हाउ डू यू डील विथ वैल्यूएशंस एज एन एनालिस्ट? एंड देन आई विल कम ऑन रिटर्न्स। सो देखिए, somebody like you, me, जिन्होंने बेंजामिन ग्राहम या वॉरेन बफे स्टार्टिंग में पढ़े होंगे, DCF इज़ द अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट वैल्यूएशन टूल। तो आई थिंक वो फिलोसॉफी बहुत क्वेश्चन में आई है लास्ट 10-15 साल में, डिफ़िकल्ट रही है। मुझे लगता है अभी भी वो कोर तो वही है, बट उसका शायद वी नीड टू लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट पैरामीटर्स या टाइम होराइजन चेंज करना है। दूसरा, वी नीड टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट कि सो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे कनेंड्रम सॉल्व करता हूँ विदाउट गेटिंग इनटू स्टॉक्स। श्योर। और मुझे लगता है बहुत सारे सेक्टर में आप वो वैसा ही होता होगा कि आपको अपने लीडर्स चूज करने हैं सेक्टर के, कि आपके टॉप फर्स्ट बकेट लीडर्स कौन है। ठीक है। आपको पता है ये मेरी लॉन्जिटिविटी ऑफ ग्रोथ में, ये क्वालिटी ऑफ बिजनेस में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, मैनेजमेंट क्वालिटी में, ये मेरे ठीक है टॉप ब्रैकेट बिजनेस है। ठीक है। अभी उस पर आप वैल्यूएशन का कॉल मत लीजिए, पहले बिजनेस और सेक्टर पकड़ो, लीडरशिप पहले डिफाइन करो। ठीक है। अगर आपको वो समझ में आ गया कि ये इनकी ग्रोथ लॉन्जिटिविटी, इनकी ग्रोथ पेस, इनकी क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, सारी चीज़ें जो आपको चाहिए जो हमारी चेकलिस्ट में होती है वो बेहतर है, तो आप उनको एक यू डोंट टेक अ कॉल ऑन दैट, बिकॉज somebody like me who started his career with 22 times PE multiple for most of the stocks, आज मैं हैप्पीली 50 टाइम में उसको बाई जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो वो एक एवोल्यूशन रहा है मेरे लिए। ठीक है। और हमने भी गलतियाँ की हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि हमको पता ही था। बट वंस यू एस्टैब्लिश के मेरे ये टॉप फर्स्ट बकेट बिजनेस है, तो बाकी सारे डिस्काउंट फंक्शन है, सेकेंड और थर्ड बकेट। तो फर्स्ट बकेट को आप मार्केट के साथ जाने दीजिए। ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा एंड टाइम एंड अगेन हिस्ट्री हैज टॉट अस लेसन कि जब भी हमने वो एनालिसिस किया है कि हम इसको वैल्यूएशन परफेक्टली फाइन ट्यून करेंगे, तो वो नहीं हुआ है। एंड सी, इंडिया और एशिया, मुझे लगता है इंडिया इन पर्टिकुलर, हमारी बहुत लो ट्रस्ट मार्केट है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ वी हैव perhaps 7,000 stocks listed. Yes. But we have not more than 500 or 400 businesses. Fair enough. Right. Yes. तो जब इतना कैपिटल इतने कम बिजनेसेस को चेज करेगा, तो आपको यहाँ पे यू विल हैव दोज एपिसोड्स जहाँ पे आपको बबल बन जाएंगे। बबल भी शायद रॉन्ग वर्ड है, बट आपको ये विजिबली बबल लगेंगे, बिकॉज जिस हिसाब की सप्लाई होनी चाहिए बिजनेस क्वालिटी में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। नहीं, चॉइसेस कम है। हाँ। यस। एंड इंडियंस बाय नेचर हम ट्रस्ट कॉन्सेंट्रेशन सोसाइटी है। अगर हमको किसी एक ग्रुप की, एक सेक्टर की कंपनी अच्छी लगती है, तो ट्रस्ट भी वहीं पे कन्वर्ज हो जाता है। तो आई थिंक उसकी वजह से यू विल हैव सच एपिसोड्स जहाँ पे यू कैन बी वेरी थियोरेटिकल अबाउट इट। अभी आपने भी पीटर लिंच पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, PEG रेशियो हमने सीखा था, और 1 के ऊपर तो अनटचेबल था। अभी हम 2-3 टाइम्स जाते हैं, बट वो आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। आपको एक कंस्ट्रक्ट में देखना है कि भाई दूसरी सारी चीज़ें कितनी महंगी हैं या नहीं है। तो जब वैसे आप देखते हो, और अब मैंने बोला ना, एंकरिंग पॉइंट अगर आपका फर्स्ट बकेट बिजनेस है, तो बाकी सब इजी हो जाता है डिस्काउंट करना।
एटलीस्ट मुझे पता है कि सेकंड और थर्ड बकेट फर्स्ट बकेट की वैल्यूएशन नहीं ले सकते। ठीक है। एंड फर्स्ट बकेट का क्या होता है कि हमको लगता है कि वो एक सेक्टर को मैप कर रहा है, बट वो बहुत सारे अदर ड्राइवर्स भी होते हैं कि शायद दूसरा सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, या शायद मैक्रो में किसी को सेफ्टी चाहिए तो शायद ये सेक्टर दे रहा है इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स आर फाइंडिंग सम रेफ्यूज। तो आई थिंक इट्स अ फंक्शन ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स, एंड वी कैन क्रिएट ऑल आवर DCFs एंड ऑल, बट आपको भी पता है हम एक्सेल शीट को इतना टॉर्चर करते हैं कि हमको जो चाहिए हम ले आते हैं उसमें। तो वी नीड टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, एंड दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। आई एम नॉट सेइंग कि हमने पूरा समझ लिया है, इट्स एवरीडे स्ट्रगल। एंड कंज्यूमर एनालिस्ट के लिए तो मुझे हमको तो 50p मल्टीपल एनालिस्ट बुलाया जाता है तो हम उसी बकेट में। बट या इट्स अ लर्निंग। लास्ट 10 साल ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट हैव बीन हम्बलिंग ऑल्सो। बहुत बार हमको लगता है कि हमें पता है और मार्केट को नहीं पता है, एंड वी हैव बीन हम्बल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि शायद हम गलत थे इस पे। वेरी नाइस। 2 सवाल अब मैं आपसे करूंगा मैनेजमेंट्स को लेके। एक, आप कहते हैं कि एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज यूज किया है, मैनेजमेंट मीटिंग्स आर अ डबल एज स्वॉर्ड। बेसिकली आप कहना ये चाह रहे हैं कि उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। ठीक है। बिकॉज अब मैं अगर 2 तरह के इन्वेस्टर से मिलता हूँ आजकल, एक है जो बिना मैनेजमेंट से 10 बार मिले शेयर ही नहीं खरीदते हैं, और एक नई कंप्लीटली स्कूल ऑफ थॉट आ गई है कि मैनेजमेंट मीटिंग्स आर यूजलेस। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे हमारे भी मित्र हैं जो कि इतने कॉन्फ्रेंस कॉल हो गए, इतना कुछ हो गया, मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप समझाइए कि मैनेजमेंट मीटिंग्स, अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 धारी तलवार है, क्यों? तो देखिए, मैंने जब लिखा था वो इसमें बहुत ज़्यादा सेल साइड का पर्सपेक्टिव ज़्यादा था कि बहुत बार क्या होता है कि हम सेम मैनेजमेंट को मिलते रहते हैं, हम उनको ही कवर करते हैं, तो देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे आपकी ऑब्जेक्टिविटी आप लूज़ करने लगते हो, बिकॉज आप एम्पैथी तो हम सब में होती है, तो हम बहुत बार उनकी प्रॉब्लम से एम्पैथाइज भी करने लगते हैं, एंड बहुत बार हम उसको ऑब्जेक्टिवली देखना बंद कर देते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं मैनेजमेंट के। तो बहुत बार क्या होता है हमारा वो, एज आई सेड दैट, यानी हमारा धर्म इज एक्चुअली डिफरेंट, राइट? एंड एज वी से रिलीजन और रिचुअल को मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। तो मेरा रिलीजन इज एक्चुअली टू जनरेट गुड आइडियाज फॉर माई क्लाइंट्स, एंड रिचुअल्स इज वन ऑफ द रिचुअल इज टू मीट मैनेजमेंट। ठीक है। बहुत बार हम उसको ही रिलीजन मान लेते हैं और उसमें गड़बड़ हो जाती है, और ये ऐसा नहीं कि ये बहुत पहले से पता था, ये हमने भी ऐसा देखा है कि बहुत क्लोज जाने पे ऑब्जेक्टिविटी लूज हो जाती है, बिकॉज हम वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एंड नोइंग देम एज इंडिविजुअल, और फिर हमको पता है कि वहाँ पे एक इंडिविजुअल की वीकनेस कैसी है, तो हम उसको जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बार थोड़ा डिस्टेंस रख के, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट मीटिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट पुट्स फेस टू दैट वॉइस जो आप और आप जिसको इन्वेस्ट कर रहे हो आपको एक मिलना चाहिए, वरना गलतियाँ भी होती है बहुत बार, कंपनी है कि नहीं वो ही नहीं पता चले तो कैसा है। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड एज आप जो पहले किसी का उदाहरण दे रहे थे कि बहुत सारे दूसरे टूल्स आ गए हैं, आप उसको यानी आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ ले तो आप आई थिंक 50-60% तो आप कवर कर सकते हैं कि वो कैसा सोच रहे हैं, कंसिस्टेंसी। और अब तो AI टूल्स भी आ रहे हैं, तो जिससे आप यू कैन एक्चुअली डंप लॉट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स एंड यू कैन सी कंसिस्टेंसी इन देयर स्टेटमेंट्स ऑल्सो। बट वही है कि बहुत ज़्यादा पास जाने से आप इट क्लाउड्स योर थिंकिंग, आप उनको यू स्टार्ट गिविंग देम अनड्यू एडवांटेज और अनड्यू बहुत बार क्रिटिकल भी हो जाते हैं। मुझे बहुत बार लगता है बहुत बार हम क्लोज होते हैं तो हम आइडिया नहीं देख पाते हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत बार देखा है कि जो कंपनी में 10 साल से देख रहा हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, और वहाँ पे जब टर्न अराउंड आता है तो मैं नहीं पकड़ पाता हूँ, बिकॉज आई एम टू मच बायस हो जाता है। तो मैं तो बहुत बार अपने इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि आई एम टू क्लोज टू द एक्शन, इसमें अगर टर्न अराउंड है और आपको दिख रहा है तो प्लीज़ गो अहेड, बिकॉज मैं शायद बहुत क्लोज हूँ टू फिगर दैट आउट के ये। और बहुत बार क्या होता है कि आपकी हिस्ट्री बन जाती है कि नहीं इन्होंने बोला था फिर नहीं हुआ एंड परहैप्स, और इसीलिए मुझे बहुत बार लगता है कि जो वो डिस्टेंस रखते हैं वो शायद ज़्यादा अच्छा करते हैं देन जो बहुत फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। इंटरेस्टिंग। सो इट्स लाइक कि सूरज के बहुत पास भी मत जाओ, जल जाओगे, बहुत दूर रहोगे तो ठंड लग जाएगी, तो एक डिस्टेंस बना के रखना है। ओके। अब इसी से लिंक्ड आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट था कि बैक द आर्टिकुलेट मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट ढंग से कम्युनिकेट करता हो, ढंग से समझा पाता हो, वो
दूसरे मैनेजमेंट से बेहतर होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सो ये स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट था कि एवरीथिंग बीइंग इक्वल, सेटरिस पैरिबस एवरीथिंग, यानी दो कंपनी अगर आप देख रहे हैं सब कुछ बराबर है, देन आर्टिकुलेट मैनेजमेंट के बैक करना चाहिए। तो मैं आपको पहले एक एनेक्डोट देता हूँ, इट्स अ फनी वन एक्चुअली। सो समवेयर अराउंड 2016-17 जब कमोडिटी डिफ्लेशन आया था, तो हमारी दो कंपनियों ने प्राइस कट लिया था। अब एक कंपनी ने सिंपली कॉल पे आके बोला कि कमोडिटी गिर गई है, तो हमने प्राइस कट किया है, एंड हमने बोला कि यार प्राइसिंग पावर नहीं है इनके पास। तो दूसरी कंपनी ने भी प्राइस कट ही किया, बट उसने बोला कि वी आर डेमोक्रेटाइजिंग द प्राइस फॉर आवर कंज्यूमर बेस। और हमने बोला ये कुछ अलग कर रहे हैं। काम दोनों ने एक ही किया, एक ने मैसेज कुछ और दिया, एक ने बेहतर मैसेज दिया। तो सी हम इंटरेस्टिंग, मुझे मुझे लगता है इन जनरल स्टोरी टेलिंग को बहुत लूजली या बहुत बार मलाइन वे में बोला जाता है, बट आज आई थिंक आई एम नॉट श्योर मैं किसको पढ़ा था अभी, बट स्टोरी टेलिंग राइट फ्रॉम यानी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत बेसिक है। यानी आप कैसे अपना ड्रीम अपनी टीम को कन्वे करोगे, कैसे अपने लेंडर्स को कन्वे करोगे, कैसे अपने इन्वेस्टर्स को कन्वे करोगे, कैसे आप अपने कस्टमर्स को कन्वे करोगे। तो हमको लगता है स्टोरी टेलिंग बहुत हम लूजली हमारे फील्ड में बोलते हैं कि स्टोरी टेलर हैं, बट स्टोरी टेलिंग बहुत इंटीग्रल पार्ट है बिजनेस का। अगर आप वो नहीं, यानी मैंने देखा है बहुत बिजनेसेस के बुरे टाइम आते हैं, बट बहुत सारे ऐसे मैनेजमेंट है जो उस टाइम में आपको अच्छे से समझा सकते हैं कि ये फेस कैसा है, हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, और हेंस या तो आप आज को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं जो मेरा बुरा है, या तो आप ये देख सकते हैं कि मैं 2 साल के बाद के लिए क्या तैयारी कर रहा हूँ। नाउ अगर आपका वो आर्टिकुलेशन नहीं है तो उस फेज में आप फंस जाते हो। तो आर्टिकुलेशन हमारे वहाँ पे बहुत बार हम कथाकार या स्टोरी टेलर करके मजाक उड़ा देते हैं, बट मुझे लगता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। मैंने जो पहले एग्जांपल दिया वो मजाक, यानी वो एक फ़नी इवेंट था, बट इट्स ट्रू। बट मैं आपको, मुझे लगता है कि वो कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हाइज में, लोज में, टू क्रिएट दैट कंसिस्टेंसी विद इन्वेस्टर्स, टू क्रिएट दैट कंसिस्टेंसी विद योर ओन टीम। अगर एज अ मैनेजर और एज अ लीडर अगर आप अपनी टीम को ही आपका ड्रीम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कैसे वो टीम अलाइन होगी टू एक्चुअली अचीव दैट गोल। सो आई थिंक बाहर आउटसाइड यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, लाइक स्टीव जॉब्स या जेफ बेजोस, इनके लेटर्स या इनका कम्युनिकेशन बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। हमारे वहाँ पे हम अभी भी उस जोन में नहीं है, बट मुझे लगता है कि और आई एम ब्लेस्ड कि हमारे सेक्टर में तो एटलीस्ट FMCG में मुझे लगता है कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी गुड कम्युनिकेटर्स, एंड उससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि मैं शायद बहुत मायोपिक हूँ, आज को रिएक्ट कर रहा हूँ, बट अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो 3 साल में ये कंपनी कहाँ जा सकती है। सो वो जो पूरा स्टेटमेंट था वो इस कॉन्टेक्स्ट में था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कम्युनिकेट कर पाएँ। ओके, अब है कि एक आपकी रिसर्च में एक टेक अवे आपका है कि हैव फेथ ऑन योर थीसिस बट डाउट योर फेथ। तो कर क्या रहे हो? See, this is perhaps the downs. ये जो ह्यूमिलिटी है बहुत मुश्किल से आती है, and that's why I'm glad आप ये लिखते भी हैं कि इतना कन्विक्शन कुछ भी हो लेकिन हमेशा बताओ। So see, it's perhaps a downside of reading Nassim Taleb बहुत early in your career, and फिर आपको लगता है कि ये जो बहुत सारा चीज़ें हो रही हैं या आपका स्टॉक कॉल राइट जा रहा है उसमें आपका कुछ लेना देना नहीं था। हम बिजनेस में खाली एक ही चीज़ कर सकते हैं, बाय सेल रेको देते हैं, बट उसके बाद एक लेयर बिजनेस का है, उसके पीछे मैनेजर्स हैं और उसके पीछे मैक्रो एनवायरनमेंट है। तो बहुत बार टू कीप डाउटिंग कि मुझे ये कंस्ट्रक्ट लग रहा है बट इतने सारे मूविंग पीसेज हैं, और द नॉमेनक्लेचर इज नोन अननोन्स एंड अननोन अननोन्स। तो बहुत बार द कोर फिलोसॉफी ओवर हियर इज दैट यू रिस्पेक्ट द अननोन के ये इलेक्शन के जो आउटकम आए हैं वर्सेस अगर आप देखेंगे तो जो सारे जो एग्जिट पोल्स हुए थे वो इट हम्बल्स यू राइट कि मैं जितना भी श्योर हो जाऊं देयर आर समथिंग जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो दैट आयोटा ऑफ डाउट रखना ज़रूरी होता है, बिकॉज इट ऑलवेज कीप्स यू ऑन योर टोज कि शायद मैं कहीं गलत गया तो कैसे करूँगा। एंड मेरी एक्स बॉस का एक बहुत अच्छा लाइन था सेल साइड के लिए, हमारे लिए वो मजाक उड़ाते थे that the worst phase for the sell side is that when they start believing their own bullshit. So
इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत बार क्या होता है, अगर मैंने एक थीसिस बनाई और वो स्टोरी चलने लगी तो वो सेल्फ फुलफिलिंग हो जाता है कि मैं तो राइट जा रहा हूँ। एंड आयशा मोटर इज अ क्लासिक एग्जांपल के सब ने खरीदा था वॉल्वो के लिए और चला रॉयल एनफील्ड के लिए। सो सच इंसिडेंट्स हैपन एंड इट कीप्स यू ग्राउंडेड कि शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ बट अगर मैं रॉन्ग गया तो कहाँ जाऊँगा। एंड ये फिलोसॉफी आपको एक इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू प्रिपेयर एट पोर्टफोलियो लेवल फॉर आवर क्लाइंट्स कि अगर ये नहीं हुआ तो आपका बैकअप ऑप्शन क्या है, या अगर ये रॉन्ग हुआ तो ये इवेंट नहीं हुआ तो। एंड फाइनली इट एक्चुअली पुशेस यू टू क्रिएट सिनारियोज, राइट। एक सिनारियो तो जो आप लेके जा रहे हो, दूसरा कि भाई इसमें अगर उससे भी अच्छा हो गया तो क्या हो सकता है, बुल बेयर बेस केस हम बोलते हैं। बट ये बेसिक फिलोसफी वही है कि आप एक रिस्पेक्ट द अननोन करते हो और आप ह्यूमिलिटी रखते हो कि अगर राइट भी जा रहा हो तो बहुत बार तो मुझे लगता है कि हमने क्या सोचा था और किस वजह से राइट चला गया, उन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। बट ऑब्वियसली उतना अलाउड आके हम बाहर नहीं बोलते। वी हैव आवर ओन विक्ट्री लैब्स दैट टाइम, बट डीप डाउन आपको पता है कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। रशिया यूक्रेन वॉर किसने सोचा था, डिमोनेटाइजेशन, इनफैक्ट लास्ट डिकेड हैज हम्बल्ड अस सो मच। करेक्ट। तो आप रेडी रहते हो कि शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ बट अगर ये हो गया तो परहैप्स ये भी हो सकता है। ये चूंकि आपने इलेक्शन की बात लाई, काफ़ी रिपोर्ट्स में इसके बारे में बात होती है कि एक इंडिया में के शेप ज़्यादा हो रहा है पिछले कुछ सालों में, कि जो इंडिया वन जो आप कहते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स बहुत बिक रहे हैं, आम प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं, साबुन तेल एंड सो ऑन। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उसके कारण, मैं काफ़ी रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ कि सरकार को रूरल स्पेंडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी बिकॉज उन्होंने काफ़ी सीट्स रूरल में खोई हैं, उसके कारण डू यू थिंक सम सेक्टर्स बेनिफिट? इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड इफ यस विच आर द सेक्टर्स दैट मे बेनिफिट? सी देखिए, की शेप रिकवरी इज फॉर रियल, यानी ग्लोबली भी हुआ है, इंडिया में भी हुआ है। बिल्कुल। थैंकफुली हम सब वो के ऊपर के पार्ट थे, तो हमने ज़रा भी इनफैक्ट गॉड हैज़ बीन काइंड टू ऑल ऑफ अस के कोविड के बाद हम लोगों ने तो वेल्थ इफेक्ट भी देखा है, हम लोगों ने ग्रोथ भी देखा है। बिल्कुल। बट जो नीचे का पोर्शन था, जो इंडिया 2 इंडिया 3 है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिसलोकेशन हुआ है। सिटिंग इन BKC परहैप्स वी कैन कॉल इट, हम फ्रीबीज वर्ड यूज़ कर देते हैं, हम फिस्कल प्रूडेंस की बातें करते हैं, बट मुझे लगता है बहुत बार, इसमें मेरा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, पर मुझे लगता है कि बहुत बार ग्राउंड रियलिटीज़ हो सकती है जो हमको नहीं पता है। एंड अगर इलेक्टोरल फीडबैक को अगर आप एक कंज्यूमर सर्वे की तरह देखें कि शायद कहीं पे डिसलोकेशन है, तो परहैप्स वो रिपेयर होना चाहिए। एंड दूसरा एक मीन रिवर्जन, जो मुझे लगता है ग्रेविटी के बाद सबसे बड़ा जो पावर है वो मीन रिवर्जन ही है, कि अगर एक के ऊपर गया है तो वो भी कहीं प्लेटो होगा फॉर अ टाइम बिंग, एंड जो नीचे जा रहा है उसको भी प्लेटो होना पड़ेगा। एंड आई थिंक वेदर इट विल हैपन नेचुरली, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में नहीं काम हो रहा है, इट कैन हैपन नेचुरली ऑल्सो, और इट हैपन्स बाई समबडीज इंटरवेंशन ऑल्सो, पॉलिसी मेकर्स, बट वो करना पड़ेगा। एंड FMCG में हम देख ही रहे हैं, एंड आवर मैनेजमेंट्स हैव बीन कंप्लेनिंग दैट वी नीड मोर मनी इन मोर हैंड्स, बिकॉज आपके मोर मनी इन मोर हैंड्स, यस, क्योंकि आपके मेरे पास ज़्यादा पैसे आने से उनको अब वो ट्रिगर नहीं दिख रहा है। सो यू नीड मोर मनी इन मोर हैंड्स, एंड आई थिंक वो इंटरवेंशन गवर्नमेंट शायद ट्राई करेगी एज वी गो अलोंग, एंड एज आई सेड वो नेचुरली भी हो सकता है विदाउट एनीबडी मेकिंग दैट इंटरवेंशन। इनफैक्ट ये आपने बहुत अच्छी बात कही, ग्रेविटी एंड मीन रिवर्जन। इफ़ यू बिलीव इन दिस, एटलीस्ट आई बिलीव इन दिस, तो इसीलिए मैं कई बार हमारे पोर्टफोलियो मैंने क्लियरली कह दिया है कि एक सर्टन PE मल्टीपल के ऊपर मैं शेयर नहीं खरीदूंगा बिकॉज ऑफ दिस, कि यार ग्रेविटी अगर है तो वापस आता है। और इफ़ यू बिलीव इन मीन रिवर्जन, बुरी चीज़ों का भी वक्त आता है। वो ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है ना कि एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर एंड एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट। सो आई एम अज्यूमिंग कि आज के जो सेंट्स हैं जिनके भी 60, 70, 80 मल्टीपल्स थे, यू सीन दो स्टॉक्स, सारे जहाँ एक्स ग्रोथ होते हैं सारी ग्रेविटी के कारण मीन रिवर्ट होते हैं। तो वी हैव बीन डिसिप्लिन्ड अबाउट दैट। तेजस, थैंक यू so much. My pleasure. This was one of the most wonderful discussions on a new sector. I'm sure आप लोगों को पसंद आया होगा। आज हमने टॉप डाउन से शुरू किया है। अगले बार जब मुलाकात होगी, मे बी विल पिक वन सेक्टर एंड देन गो डीप इनटू दैट सेक्टर कि यार अगर रिटेल चलता है तो क्यों चलता है, FMCG चलता है तो क्यों चलता है, अगर लगेज चलता है तो क्यों चलता है, एंड सो ऑन, एंड व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ दोज सेक्टर।
Thank you so Thanks a lot. much. Pleasure.